नमस्कार, ये है आवाज़ द वॉइस और आवाज़ द वॉइस के इस खास कार्यक्रम में जिसमें हम आपको कुछ नामचीन शख्सियतों से, कुछ ऐसे लोगों से मिलवाते हैं जो देश के लिए, समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ सकारात्मक सोच रहे हैं, कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं। आज हमारे साथ हैं अनिमा जी और ये जम्मू कश्मीर में युवाओं के साथ काम कर रही हैं, सकारात्मक सोच के साथ काम कर रही हैं। आपका बहुत-बहुत स्वागत है अनिमा। जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने के लिए। और ये जो सेव यूथ सेव फ्यूचर जो है वो किस मकसद से आगे बढ़ रहा है, क्या काम कर रहा है, इसकी थोड़ी जानकारी दें। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मैं सेव यूथ सेव फ्यूचर से एफिलिएटेड हूँ और सेव यूथ सेव फ्यूचर आज से 6 साल पहले बनी थी एक ऑर्गेनाइजेशन। और इसका पहला जो मोटिव था, ये कुछ यूथ जो थे कश्मीर में, उन्होंने मिलकर एक इनिशिएटिव तैयार किया था और यूथ के लिए ही खासकर इसको रखा गया था। तो कुछ साल बाद मैं भी इसमें ऐड हुई और अपने काम की वजह से मुझे विमेन्स विंग हेड बना दिया गया सो दैट मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आगे काम कर सकूं। दरअसल सेव यूथ सेव फ्यूचर जो है वो एक यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें यूथ एंगेजमेंट्स और यूथ ग्रूमिंग होती है और काफी सारे अलग-अलग कश्मीर के हिस्सों में जाके हम लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, अलग-अलग प्रोग्राम्स वहाँ लेकर जाते हैं और कुछ वर्कशॉप्स जिससे इंसान की जो माइंड रीशेपिंग होती है और ज़िंदगी को देखने का नज़रिया जो होता है वो चेंज होता है। तो उसके बाद से ये जो सेव यूथ सेव फ्यूचर है वो यूथ तक ही सीमित नहीं रहा। उसके बाद बहुत सारे ऐसे शिफ्ट्स आए लाइफ में और कश्मीर में भी तो कोविड जब हुआ तो सेव यूथ सेव फ्यूचर ने एज़ अ वॉलंटियर काम किया लोगों के लिए और उसके बाद बच्चों के लिए इनिशिएटिव्स लिए, उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट में हमने काम किया और बहुत अलग-अलग इनिशिएटिव्स जो हैं उन पर हमने काम किया और रिसेंटली पिछले 2 साल से हमें ये मौका मिला हम यूरोपियन यूनियन के साथ काम करें, तो 2 साल हमने लगातार उनके साथ यूथ बेस्ड एक वर्कशॉप यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ किया। हर साल हम उसके 20-20 वर्कशॉप्स यहाँ पे करते थे। उसमें हम यूथ को अपने साथ जोड़ते थे और जो गाइडलाइंस हम यूरोपियन यूनियन वर्कशॉप के अंडर आती थी, उनके अंडर हम उनके साथ काम करते थे। उनकी जो बातें हैं सामने रखते थे और उनको अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे लेकर जाते थे और ग्रूमिंग करते थे और प्लस अगर उनमें से कोई स्किल्ड होता था अलग-अलग डिपार्टमेंट्स में अगर कोई कैलीग्राफी में के फ़ील्ड में अच्छा था या कोई आर्ट के फ़ील्ड में अच्छा था, तो उनको हम इतने अपॉर्च्युनिटीज़ प्रोवाइड कर पाते थे या उस जगह का रास्ता दिखाते थे जहाँ वो अपने आप को आगे ले जा मतलब आगे लेकर जा सकते थे। तो ये सब जो है काम आज तक सेव यूथ सेव फ्यूचर ने किया है एंड आई एम फॉर्च्यूनेट कि मैं भी उस काम का एक हिस्सा थी। जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि आपके ऑर्गेनाइजेशन ने करीब 100 से ज्यादा इवेंट्स किए हैं, वर्कशॉप किए हैं। तो इन इवेंट्स को में आप जो यूथ है उसको पीस बिल्डिंग के लिए आपका एक है कि पीस इस इलाके में, कश्मीर में, खास करके कश्मीर वैली में आप शांति और जो सौहार्द है वो उसको लाने की दिशा में काम कर रही हैं। तो हमारा इस 100 वर्कशॉप में आपने युवाओं को, नौजवानों को क्या सिखलाया है, क्या उनके साथ वर्कशॉप किया है और किस तरह से नौजवान लोगों का जो यूथ है उसका किस तरह से रिस्पॉन्स रहा है। देखिए अलग-अलग पैटर्न के वर्कशॉप हुए हैं जैसे यूरोपियन यूनियन की बात करें तो उसमें एक सीरीज़ ऑफ वर्कशॉप्स आते थे। जैसे ओपनिंग अप ऑफ माइंड कैसे होता है, वो हम करते थे। एक वर्कशॉप उसमें ऐसा आता था कि हम लोग एक राउंड टेबल बिठाते थे जिसमें अपने-अपने ग्रीवेंसेस लेकर यूथ आते थे कि उनके एक्चुअल ग्रीवेंसेस क्या है लाइफ की या उनकी एजुकेशन करियर काउंसलिंग को लेकर कि करियर में क्या करना है। बिकॉज़ हम ऐसा देखते हैं बहुत बार कि जब हम हमारा एक लाइफ का एक स्टेज आता है जहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस फील्ड में जाना है। लेकिन उसी हम्म। स्टेज में हम बहुत कन्फ्यूज़िंग से होते हैं और सोसाइटी का प्रेशर, फैमिली का प्रेशर, फिर हम उस मतलब उस असमंजस में ये क्लियर ही नहीं कर पाते कि मुझे कौन-सा फील्ड चुनना था और कौन-सा फील्ड मेरे लिए बेहतर था। क्योंकि किसी ने कहा कि अगर आप कहीं पे गेट कीपर भी बनते हैं, कोई काम बड़ा या छोटा नहीं, लेकिन अगर आप गेट कीपर भी बनते हैं, तो आप ऐसे अच्छे गेट कीपर बनो कि आप मिसाल बनो। तो जिस फ़ील्ड में आप जा रहे हो, उसको आप इतनी पूरी शिद्दत से करो,
पूरे तरीके से करो कि आप पता चल जाए कि आप इस काम में माहिर हो। तो करियर काउंसलिंग के रिलेटेड फिर उनके ग्रीवेंसेस आते थे, वो हम करते थे। और सबसे बड़ी बात कि अपनी बात रखनी कैसे है। एक पीस बिल्डिंग एक एक सोसाइटी में हम अमन शांति इस तरीके से ला सकते हैं। सबसे पहले हमें अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है और एक-दूसरे की बात सुनना बहुत ज़रूरी है। तब जाके हम ऐसे काम कर सकते हैं जिससे जो एक सोसाइटी को हम एज़ अ होल देखें, ना कि ये कि मेरे लिए क्या बेहतर है, बल्कि ये देखें कि सोसाइटी में पूरे सब जो सबके लिए सही रहे, वो उस पर हम काम कर सकें और उस चीज़ को क्लैरिफ़ाई करना यूथ में कि जब आप घर से बाहर निकलते हो, एक सिविलाइज़्ड सिटीज़न की तरह, तो आपके ज़हन में हमेशा ये होना चाहिए कि मेरे साथ अच्छा क्या हो रहा है, वो नहीं सोचना है आपको। वो भी ज़रूरी है कि आपको अपनी बहबूद के लिए भी काम करना है, बट जब आप सोसाइटी के लिए काम करते हो, वो रिफ्लेक्ट करता है फिर आप पर भी। सिर्फ़ आप अपने आप पे जी काम करोगे, तो वो पूरी सोसाइटी आपकी इधर की उधर होगी, दैट विल नॉट वर्क। तो जब आप पूरी सोसाइटी पे काम करते हो, अलग-अलग तरीकों से उसको ग्रूम करने की कोशिश करते हो, तो आपकी सोसाइटी वो आपका मतलब वो आपकी पर्सनैलिटी बन जाती है कि जिस सोसाइटी से आप बिलॉन्ग करते हो, वो इतनी ग्रूम्ड है, इतनी पीसफुल है, तो वो हम्म, आप पे रिफ्लेक्ट करता है, आपकी पर्सनैलिटी पे रिफ्लेक्ट करता है। तो अलग-अलग वर्कशॉप्स इस तरीके से हमने किए हैं, जैसे वुमेन फ़ोक को हमने सामने लाया है, उनसे बात की है, उनके सोशल इश्यूज़ को डिस्कस किया है और उसपे फर्दर इम्प्लीमेंटेशन की है कि कैसे हम उनकी ग्रीवेंसेस को एड्रेस कर सकते हैं या कैसे वो अलग-अलग शोबों में आगे जा सकते हैं। क्योंकि यूजुअली हम ये भी देखते हैं कि लड़कियों को बहुत सोसाइटी के प्रेशर के अंडर वो बहुत सारी लड़कियाँ अपनी जो उनको जो काम एक्चुअल में करने होते हैं या उनकी जो ड्रीम्स होते हैं, उनको फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो उस पर एक पेरेंट मीटिंग भी रखना, फिर पेरेंट्स और उनके जो बच्चे हैं उनको साथ लाकर एक मीटिंग रखना, वो एक मतलब हमारा एक मोटिव था कि जो सोसाइटी है उसमें हर जनरेशन के लोग जो वो आके अपने जो है वो एक जनरेशन गैप होता है, एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को कभी-कभी नहीं समझ पाता और मैक्सिमम टाइम्स नहीं समझ पाते। तो वो जनरेशनल गैप भी हमने थोड़ा दूर करने की कोशिश करके लाइक एल्डर्स पार्लियामेंट करके, कभी यूथ पार्लियामेंट करके, कभी दोनों जनरेशंस को साथ लाके एक प्लेटफ़ॉर्म रखा है जहाँ पे दोनों एक-दूसरे के साथ बात कर सकें। सो इस टाइप के हमने वर्कशॉप्स इनिशिएट किए थे। जी। और आप के का जो इंट्रो है उसमें अनिका नाजिर जो है उन्होंने लिखा है कि जो गैप है वो सरकार और लोकल्स के बीच में उसको भी भरने की कोशिश करती है। वो कैसे किया जाता है कि सरकार की जो पॉलिसीज हैं वो नौजवानों तक पहुंचाते हैं, लोकल्स तक पहुंचाते हैं, या कोई और तरीका भी आप अपनाती हैं? अ, पहले की बात करें तो कश्मीर में जो हालात रहे हैं, उस हिसाब से एक वो ट्रस्ट डेफ़िसिट सा हो गया था लोगों के बीच में। शायद उनको लगता है कि हम मार्जिनलाइज़ हैं, हम पर ध्यान नहीं दिया जाता है। दरअसल ऐसी बात नहीं है। हर डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे है, हर कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ एक इंसान जाके अपनी ग्रीवेंसेस को रख सकता है। एक कानून, लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम ही था। तो उस ग्रीवेंस को उस चीज़ को फुलफिल करने के लिए, उस ट्रस्ट डेफिसिट को हटाने के लिए हमने एक सिविल सोसाइटी को सामने लाया सबसे पहले। जब हमने लोगों को वर्कशॉप में बुलाया तो हमने सिविल सोसाइटी को इंक्लूड किया। हमने उस एरिया के ज़िम्मेदार लोग जो है रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट्स में जो काम करते हैं, जैसे म्युनिसिपल कमिटी हो, उनके मेंबर्स को लाया। जैसे उस एरिया के पुलिस डिपार्टमेंट हो, उनको इनवाइट किया कि वो यूथ के साथ इंटरैक्ट करें और उस ट्रस्ट डेफ़िसिट को खत्म करने की जो है कोशिश करें। और कुछ हद तक एट टाइम्स कुछ एडवोकेट्स को बुलाया कि वो कानूनी तरीके से जो है वो अपनी बात रखे कि क्या होता है लॉ, हम कैसे चीज़ों को सामने रख सकते हैं। तो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को हमने सामने लाके एक ओपन इंटरैक्शन जो है वो यूथ के साथ रखा सो दैट वो खुद उनसे बात करे, खुद उनसे सवाल करे, खुद अपने जवाब सुने कि क्योंकि हम एज़ अ अगर हम उनको बता दें कि लॉ में ऐसे होता है, बट हम एक ऑर्गनाइज़ेशन हैं, हम उनको ये प्रूव नहीं करके दे सकते। तो उसके लिए हमें लॉ से कोई इंसान होना चाहिए था जो उनको ये बात समझाता। तो हमने फिर एडवोकेट्स को लेकर आए, हम म्युनिसिपल कैम कमिटी से लोगों को लेकर आए, हम अलग-अलग डिपार्टमेंट पुलिस डिपार्टमेंट से, हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के डिपार्टमेंट से लोगों को ताकि वो जो है लोगों से खुद बात करें। और आप जो है कह रही थी अभी कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में भी काम किया है।
तो वो कौन सी कोशिशें आपने की हैं, क्या क्या आपने इसके लिए कौन से किस तरह के वर्कशॉप किए हैं, खास करके जो महिलाओं से जुड़े हों, जो वुमेन, जो हमारी नारी शक्ति है, उनको जोड़ने के लिए किया? उनके लिए सबसे पहला सेल्फ डिफेंस स्पोर्ट्स के जो प्रोग्राम्स हैं हमने ऑर्गेनाइज किए, जिसमें बॉयज प्लस गर्ल्स का जो एक टूर्नामेंट है वो करवाया। सबसे पहला कश्मीर में जो विमेंस केपीएल कश्मीर प्रीमियर लीग जो हुई है क्रिकेट में, उसमें 12 टू 20 टीम्स थी, वो विमेन की ही थी, और वो सबसे पहला प्रोग्राम जो है सेव यूथ सेव फ्यूचर ने इनिशिएट किया है। और उसके बाद सपोर्ट्स के हवाले से अलग अलग मार्शल आर्ट्स के प्रोग्राम्स भी सेव यूथ सेव फ्यूचर ने करवाए हैं, ताकि वो जो है उनको एक स्ट्रेंथ मिले कि सेल्फ डिफेंस के थ्रू और बाकी सपोर्ट्स के थ्रू भी मिले। उसके अलावा कॉम्पिटिशन्स अलग अलग, वो ड्राइंग कंपटीशन हो, कैलीग्राफी के हो या आर्ट के हो, उनमें विमेन्स को सामने लाके उनकी जो आर्ट है, उनकी स्किल्स जो है उनको प्रमोट किया है। उसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे बड़े पैमाने पे जो है हमने अवार्ड सेरेमनीज की है, जिसमें हमने स्पेशली विमेन को जो है वो एनकरेज करने के लिए उनको बड़े प्लेटफॉर्म्स पे की जो प्रमोशन करने के लिए उनको अवार्ड्स मैसर किए हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से करवाए हैं। प्लस एक डिबेट जब शुरू होता है या कोई भी इवेंट जब हम करते हैं, तो उसमें विमेन पार्टिसिपेशन हम जरूर रखते हैं, ताकि जो उनकी जो वॉइस है वो अनहर्ड ना रहे। अगर हम एक वर्कशॉप का हमारा पैटर्न है कि उसमें हम 60 लोगों को इंक्लूड करते हैं, तो इट्स नेसेसरी कि उसमें हम 30 लड़कियों को रखेंगे और 30 लड़कों को रखेंगे या 40 लड़कियों को रखेंगे। हम हमेशा फोकस करते हैं कि विमेन पार्टिसिपेशन ज्यादा हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लड़कियां जो अपनी बात वो सामने रख पाए। और अपनी एजुकेशन काउंसलिंग हमने उनकी भी की है, और उनकी जो वो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की काउंसलिंग वो भी हमने की है, कि एक औरत जो है उसे बहुत बड़ा दर्जा दिया है। हर धर्म में अगर देखे तो हर औरत को हर बड़ा एक बहुत बड़ा अजीम दर्जा दिया गया है। तो उसको ये समझना है कि वो कमजोर नहीं है, उसका दर्जा जब एक बड़े बड़े मजहबों ने दिया है, कानून ने उसके राइट्स दिए हैं, तो उसको खुद इसके लिए उसको विक्टिम नहीं बनना है। उसको ये नहीं जताना है कि मैं विक्टिम हूँ और मुझे विक्टिम बनना है और वही बन के रहना है, बल्कि उसको बाकी चीजों पर फोकस करना है, जैसे उसकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, जैसे उसका करियर है, वो भी इम्पोर्टेंट है बाकी चीजों के साथ। तो इन सब चीजों पे हमने वर्क किया है, और अलग अलग फॉर फ्लंग एरियाज में जाके मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे भी काम किया है, पर्सनल हाइजीन पे काम किया है। तो इन सब पे हमने काम किया है। कोविड कोविड के टाइम पर कश्मीर वैली में, पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में ही टूरिज्म सेक्टर बहुत ही असर पड़ा था। अब कश्मीर वैली में, और खास करके जिस तरह से बहुत सारे लोग 8-9 लाख लोग गए थे अमरनाथ यात्रा के लिए भी, टूरिज्म किस तरह से बढ़ रहा है? देखिए, टूरिज्म का पिछले 2-3 सालों में काफी इन्फ्लुएंस देखने को मिला है, और आई थिंक पहले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा आई थिंक जो इन्फ्लुएंस है टूरिज्म का देखने को मिला है, और हर शोबे में। एंड फॉर्चुनेटली मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा जो थोड़ा सा पीछे था टूरिज्म में, अब वहां पर भी जो है टूरिज्म का इन्फ्लुएंस पहुंच गया है, और बंगस को बिल्कुल एक रीशेप किया गया है, जैसे पहलगाम और गुलमर्ग है, और अब नॉर्थ कश्मीर में भी वैसे ही टूरिज्म की फैसिलिटीज अवेलेबल हो रही हैं। तो टूरिज्म मैप पे कश्मीर आई थिंक बहुत ही वर्क और रन कर रहा है आगे। और ऐसे नहीं है कि एक सीजन रखा गया है, हर सीजन में कुछ ना कुछ नई इनोवेटिव चीजें लाई जा रही है, और जो कि बहुत ही इकोनॉमी के हिसाब से भी कश्मीर के लिए बहुत बेहतरीन चीज है। अगर यहाँ का टूरिज्म अपग्रेड होगा तो यहाँ के लोगों की इकोनॉमी भी जो है अपग्रेड होगी। तो इकोनॉमी के हवाले से भी और टूरिज्म के हवाले से भी जो है कश्मीर बहुत आगे बढ़ रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे, कि जो अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 हटाया गया है, उसके बाद से डेवलपमेंट, हम लोग दिल्ली में बैठ के देख रहे हैं कि कश्मीर में डेवलपमेंट के काम बढ़ रहे हैं, तालीम, लोग बच्चे कॉलेजेस जाने लगे हैं। आप किस तरह से देखती हैं इसको? मुझे लगता है एज अ कॉमन कश्मीरी मेरे अलग अलग ओपिनियन है, और जरूरी नहीं है कि हर कोई इंसान, जब भी कोई नई चीज आती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपने देखा होगा कि बहुत देश के बाकी हिस्सों में भी कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। जो भी आप, चाहे वो कितना भी अच्छा प्रोग्राम लेकर ना मतलब आए गवर्नमेंट, तो लोगों का एक एक कहीं ना किसी सेक्ट का वो रिफ्यूजल होता है कि हम हमारे लिए ये चीज ठीक नहीं है।
बट आप ब्रॉडर वे पे उस चीज को तब देखते हैं जब आप उसको प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस करते हैं कि क्या इसका रहा है। मैं एजुकेशन के हवाले से बात करूं तो 2019 से पहले यहाँ पे बच्चा एजुकेशन में हायर एजुकेशन के लिए पहले सोचता था कि करूं मैं यहाँ पे एजुकेशन, रहूं मैं यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि उसको पता था कल अनरेस्ट होगा, हड़ताल होंगे, बंद होगा कोचिंग सेंटर, तो मेरे तो पैसे भी जाया होंगे और मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा, तो इसलिए मुझे बाहर किसी दूसरी स्टेट में जाना पड़ेगा। तो 2019 के बाद एक क्लैरिफिकेशन हुआ है कि वो एजुकेशन के लिए बाहर तो ज्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अब यहाँ पे हड़ताल वड़ताल कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पे सब ठीक है, ज्यादा से ज्यादा नेशनल हॉलीडे होगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो एजुकेशन के हवाले से एक आम इंसान के लिए, एक स्टूडेंट के लिए और खासकर पेरेंट्स के लिए जो हमेशा परेशान रहते थे कि हमारे बच्चे तो घर पर ही रहते हैं, वो स्कूल नहीं जा पाते, तो वो एक ब्रीच नहीं अब आया है। एजुकेशन में कोई ब्रीच नहीं है, रेगुलर क्लासेस, रेगुलर चीजें, जो इट्स कोविड की जिसकी वजह से लोगों को घरों में रहना पड़ा, तो दैट वाज अ नेचुरल थिंग, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बाय अस पीपल ऑफ कश्मीर और या गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि स्कूल्स बंद रहेंगे, तो दैट हम्म, इज वेरी गुड एंड इम्पोर्टेंट कि एजुकेशन जो है रिस्टोर हुई है सबसे पहले बच्चों की। बाकी अलग अलग सेक्ट्स के लोगों के अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, बट मैंने एज अ कॉमन कश्मीरी जो देखा है, मेरी एजुकेशन कंटिन्यूअसली चल रही है, आई एम एबल टू वर्क रेगुलरली, तो मेरे लिए वो बहुत सही चीज है कि मैं अब बंद नहीं रह सकती कहीं पे। और मुझे लगता है कि कश्मीरियों को एक रियलिटी चेक मिला है, और 2019 के बाद वो एक डायरेक्ट कांटेक्ट जो उनका गवर्नमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, बीच में कोई मिडिल मैन नहीं है। अब आम इंसान डायरेक्ट ऑफिस में जाके अपने काम करवा सकता है और वहां पे बिल्कुल अपनी ग्रीवियंस रख सकता है। और दूसरी चीज की उनकी ग्रीवियंसेस उनकी है और वो इम्पोर्टेंट है रखना, ये उनको समझ में आ गया है कि दैट्स इम्पोर्टेंट, ग्रीवियंस रखना कोई बुराई नहीं है उसमें। जो एक कंफ्यूजन था कि ग्रीवेंस अगर रखेंगे तो हमें पुलिस ले जाएगी शायद, एक्चुअल ऐसा नहीं था। दरअसल बात ये थी कि ग्रीवेंस रखते हैं और हर जगह रखते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट द वे वी हैव टू प्रोसीड आवर ग्रीवेंसेस वो एक अलग चीज होती है। तो ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम होता है, ये बात समझना। आई थिंक ये सब चीजें जब क्लियर हुई है तो एक रियलिटी चेक या एक बहुत अच्छी चीज कश्मीरियों के लिए है, खासकर एजुकेशन पॉजिटिव। के हवाले से। जो मैं, और जी। टूरिज्म के हवाले से भी, अब टूरिज्म कितना इन्फ्लुएंस हुआ जब कोई ब्रीच नहीं है आने जाने में लोगों को, तो दैट इज वेरी गुड। एक एक सवाल आखिरी, अभी कुछ कुछ महीनों में, कुछ सालों में हमने देखा है कि कश्मीर के यूथ जो है बहुत स्पोर्ट्समैन बहुत निकल रहे हैं, बहुत सारे हर जगह मेडल जीत के ला रहे हैं इंडिया के लिए, देश के लिए। तो आपको कैसा लगता है ये यूथ आइकॉन होने के ऑब्वियसली ये नाते? हाँ, प्राउड मोमेंट है एक इंसान के लिए। आप देखिए, अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे हम जाते हैं, कोई हमारा बच्चा किसी भी देश के हिस्से से, तो जब ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि इंडिया से किसी ने गोल्ड लिया है या किसी और शोबे में आगे है, तो हम लोग खुश होते हैं, भले हम उसे जानते हो या ना हो, लेकिन हमें खुशी होती है कि हमारे देश से गए। तो जाहिर सी बात है, जब कोई कश्मीर से जाता है तो ये पूरे कश्मीर के लिए प्राउड मोमेंट होता है कि हमारे कश्मीर से कोई गया है, नेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई थिंक कश्मीरियों के लिए एक प्राउड मोमेंट है। और यहाँ जो इन्फ्लुएंस स्पोर्ट्स में आया है, न सिर्फ बॉयज के हवाले से बल्कि गर्ल्स के हवाले से, जो मतलब एक इन्फ्लुएंस 3 साल में मैंने बहुत सारे एथलीट्स देखे हैं। और इंशाल्लाह मैं एक्सपेक्ट करती हूँ और बहुत सारे कश्मीरी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, इनफैक्ट बहुत सारे गए भी और वहां से गोल्ड मेडल्स और बाकी सारे शोबों में तरक्की और अपने आप को रिप्रेजेंट करके आ गए। तो आई थिंक आगे भी हम ये इन्फ्लुएंस देखने को मिलेगा। और जितने भी लोग जाते हैं वो इंस्पायर करते हैं बाकियों को, तो ये इन्फ्लुएंस आपको शायद तभी देखने को मिल रहा है क्योंकि जब एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे उसको मौका मिलता है अपने आप को साबित करने का, प्रूव करने का, वो जब उसमें सफल होता है तो बाकी जो बच्चे हैं वो उस पर उनकी नजर गड़ाए रखते हैं कि जब ये कर सकता है तो हम क्यों नहीं। तो ये इंस्पिरेशन का मामला है कि जब एक जाता है तो बाकी जो ट्राइब है वो इंस्पायर हो जाती है। इंस्पायर होता है। और जब कश्मीर के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो सिर्फ कश्मीर के आप जैसे लोग ही नहीं, हम जैसे सभी लोग जो एग्जैक्टली कश्मीर को एग्जैक्टली। फलता फूलता देखते हैं, उनको भी बहुत ही अभिमान होता है, प्राइड प्राइड हम लोग फील करते हैं। और बहुत ही अच्छा लगा अनिका
नाजिर आपसे बात करके। और अनिका नाजिर से हम बात कर रहे थे, वुमेन डिपार्टमेंट हेड हैं ये सेव यूथ सेव फ्यूचर की, और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमारे साथ आवाज द वॉइस के साथ इस बातचीत में जुड़ी। अनिका नाजिर, फिर मिलेंगे हम लोग कुछ और अच्छी बातों के साथ आपके साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच। थैंक यू।